नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं मंथली एग्जाम के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट बहुत सारे पीडीएफ में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा के आपके लिए लाए हैं, जो कि कल वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ये पूछा गया है पहला नंबर सवाल में। फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। उसने कहा था कहानी का नायक यानी मेन पात्र इसमें कौन है, लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है। उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य नायक जो है, याद रखिएगा ये लहना सिंह है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न जो है आपके कल वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम में भी 2025 के इंट्रेंस टेस्ट में भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, विद्यालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, विद्यालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पीडीएफ में से हमने इसको लेके आए हैं आपके लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मान के चलिएगा, और कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्यालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, क्या विद्या जोड़ लय होगा या विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर सी में है विद्या जोड़ अलय या विद्या जोड़ आलय। तो याद रखिएगा विद्यालय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, विद्या जोड़ आलय, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है संधि विच्छेद बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो घुटने फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। घुटने टेकना कहने का मतलब क्या होता है, फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट बॉक्स में। घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हार मानना होता है। क्या होता है, हार मानना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के भाषण जो 5 जून 1974 में, प्यारे विद्यार्थियों, आपके पटना में दिए गए एक प्रकार की संपूर्ण क्रांति वाला भाषण है। ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, कहानी है, एकांकी है, भाषण है, एक प्रकार के भाषण है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है 5 जून को दिया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उदंड का विलोम बताइएगा। उदंड का विलोम क्या होगा, विनम्र होगा, खूंखार होगा, कठोर होगा या कर्कश होगा। तो उदंड का विलोम जो होता है, विलोम का मतलब ही होता है साथियों साथियों इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो ये जो होगा विनम्र। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं ये पूछे जा रहे हैं आपसे, तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। चैनल बने हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से एक बार उन सभी दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए जो कि कल के एग्जाम में बैठने वाले। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कुल मिला के कारक के जो होते हैं 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द जो है ये क्या है, क्या एक प्रकार की संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। यह नया माल है, इसमें नया शब्द जो दिए गए हैं, ये नया शब्द क्या है बताने का प्रयास करेंगे। नया शब्द जो है एक प्रकार का विशेषण है, ये क्या बताता है, विशेषता बताता है। यह नया माल है, अगर डायरेक्ट रहता ये माल है मतलब किस प्रकार का है, नया है, पुराना है, तो विशेषता बताया किसको, माल को। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ये विशेषण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। किसी ने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं, क्या दीक्षित कह सकते हैं, शिक्षित कह सकते हैं, पंडित्य या आचार्य। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को क्रिएट किया गया, देख सकते हैं पीडीएफ की पीपीटी की क्वालिटी कैसी है। तो इसका भी फीडबैक जो अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि पीपीटी की क्वालिटी प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में कैसी है, किस प्रकार से इस पीडीएफ को बनाया गया। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में अगर हमको कहना होगा तो क्या कहेंगे, दीक्षित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने बार पूछा जा सकता है। आप लोग जब गेस प्रश्न उठा के देखेंगे उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेगा। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस बैंक उठाएंगे तो प्रत्येक ईयर ये क्वेश्चंस पूछे गए, शिव के उपासक को क्या कहते हैं। तो एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके कल वाले टेस्ट के लिए भी, मंथली एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए साबित होगा। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिवम कहलाता है, शैव कहलाता है,
सेवत्य या शंकर कहलाता है। शिव का जो उपासक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। तीन ऑप्शंस में ही इसका आंसर राइट बताना है आपको। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है एक प्रकार की क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और अप्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए। तो चतुराई में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो कि शब्द के लास्ट में आता है। क्या आता है? शब्द के लास्ट में जो आता है। तो जब इसका उच्चारण करेंगे चतुराई, तो आई का उच्चारण आ रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद करना है, यानी तोड़ मरोड़ के लिखना है आपको। सुक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद होगा उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? सुज और उक्ति यानी सुक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। क्या वाजी होगा, है होगा, पावक, व्योम होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चंस का आंसर जो है काफ़ी स्टूडेंट का सही आना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है। कई बार और कितने बार भी इसको पढ़ लीजिए, ये आपको याद रहेगा ही रहेगा, आप इसको भूल नहीं सकते। साथ ही साथ ये बार बार आपके पीडीएफ में आएगा भी और रिवाइज भी होते चलेगा। अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची होता है उसको हम लोग कहते हैं पावक। और उम्मीद है कि 10th लेवल के क्वेश्चन से ऐसे प्रश्न को शुरुआत किए जाते हैं और लगातार 2025 तक प्यारे विद्यार्थियों ये पूछेगा, याद रखिएगा। 24 और 23 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा इस सवाल को पूछा गया। सूरसागर के कवि कौन है? कबीरदास है, सूरदास है, नामादास है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? नाभादास होगा। साथ ही साथ कुंभनाथ दास है। तो कुंभन दास है या सूरसागर के कवि आपसे पूछे जा रहे हैं, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। सूरसागर के जो कवि है ये कौन है? तो सूरसागर के जो कवि है ये सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का 100% राइट जवाब होगा। चलिए, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विधांत या द्विगु, इनमें से कोई नहीं। पंचवटी, जी हाँ दोस्तों, पंचवटी में समास जो होता है वो कौन होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित करना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। क्या होता है प्यारे साथियों? बहुत परिश्रम करना, यानी खून पसीना एक करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना क्या नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप या बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। मलयज की रचना नहीं है ये पूछा गया है। नहीं पे फोकस करना है, नहीं तो आप इसको गलत कर बैठेंगे। याद रखिएगा, नो और यस वाले क्वेश्चंस खासकर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। मलयज की रचना नहीं है ये जो है इनमें से कोई सा बिल्कुल, ये न आने वाला कल भी इन्हीं का है, सदियों का संताप भी इन्हीं का है और बकलम खुद भी इन्हीं का है। बाकी बात ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट इसका होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो उपवास में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, उपवास में उपसर्ग आपको बताना है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। 19 नंबर क्वेश्चंस का जवाब फटाफट से देने का प्रयास कीजिएगा। उप, उत या उप, तो तीन ही ऑप्शंस में आपको राइट यहाँ पे बताना है उपवास में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर जो होगा उप होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 20 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सरकार का विलोम बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी का आंसर सकार का आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो बताने का प्रयास कीजिएगा। सकार का विलोम क्या होता है? तो सकार का विलोम जो होता है ये निराकार, आकार, बेकार या अतिसार। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों सकार का विलोम? सकार का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निराकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952, 42 या 1930? तीन ही ऑप्शन में इसका भी आंसर आ जाना चाहिए। उदय प्रकाश का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1952 में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
तो मंथली एग्जाम कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी से सबसे आधुनिक प्रकार के ये क्वेश्चंस है जो कि सदियों से पूछता आ रहा है आपके बिहार बोर्ड, और उम्मीद है कि इस बार भी फाइनल एग्जाम में भी आपसे पूछेगा। साथ ही साथ कल वाले मंथली एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे। किस प्रकार की रचना है? तिरिच। तो तिरिच जो है एक क्या है? विषाक्त छिपकली के समान है जो कि काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो तिरिच किस प्रकार की रचना है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो है एक आधुनिक त्रासदी है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो क्या था? बिल्कुल, ये क्या था? मदन मोहन मुगलानी, ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कवि कौन सा है? ये जो है उषा जो है ये प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कवि है। ये इसका आपके सामने आंसर है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। साथ ही साथ आज का क्लास कैसा लगा, पीपीटी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। कल के एग्जाम के लिए फिर से एक बार देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय एंड टेक केयर।